हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। और हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस। मैं देखो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस बना चुका हूं, आप लोग वो क्वेश्चंस मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ वो बढ़ने वाला हूँ क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो मैं लिख लेता हूं उसकी जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, उसको मेल्ट करके किसी दूसरे वायर में बना गया है जिसकी लेंथ एल है, मतलब हाफ है। जो लेंथ एल का वायर है उसको मेल्ट करने के बाद एक नए वायर में बनाया गया है जो कि उसका हाफ है। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर किसी को मेल्ट करके कुछ बनाओगे तो क्या वॉल्यूम में फर्क आएगा? क्या वॉल्यूम में फर्क आएगा या नहीं? वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि जो वॉल्यूम पहले होगा वही वॉल्यूम बाद में रहेगा। क्लियर है? अगर पहले लेंथ थी एल और एरिया था अपन का ए, पहले लेंथ एल मान ली मैंने और एरिया मान लिया ए, तो लेंथ इनटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या बोल सकते हो? एरिया। तो एक और फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट, तो कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूम का फॉर्मूला एक होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट और एक फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट, क्योंकि एल इनटू बी क्या बन जाता है? एरिया। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरिया इनटू हाइट। हाइट बोले तो लेंथ, ठीक है, या ब्रेथ और हाइट को एरिया मान लो या फिर लेंथ और ब्रेथ को मान लो, कंफ्यूज मत होना। हाइट ये भी तो एक लेंथ ही है। ठीक है, तो वायर का एरिया मल्टीप्लाई बाई वायर की लेंथ, क्या पता चल जाएगा? वायर का वॉल्यूम। ठीक है, अब कंडीशन क्या रख रहे हैं? वॉल्यूम तो सेम है, लेंथ क्या कर दी इन्होंने? हाफ कर दी। लेंथ क्या कर दी? हाफ कर दी। अब आप खुद एक बात बताओ मेरे भाई, आप चाहते हो कि फॉर्मूला यही रहे, आप चाहते हो फॉर्मूला यही रहे L इंटू ए, तो क्या करना पड़ेगा? एरिया को हाफ कर दूं क्या? नहीं, फिर तो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। मुझे L इंटू ए ही चाहिए वापस, लेकिन लेंथ हाफ हो चुकी है, अब हमने कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करो? एरिया डबल हुआ होगा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, L इंटू ए वापस आ जाएगा, एल ए इज इक्वल्स टू एल ए। यानी कि कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई यहां से कि अगर आपने लेंथ को हाफ किया है, अगर लेंथ को हाफ किया है और आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो पक्का आपका एरिया डबल हो गया होगा। कंफर्म है, आपका एरिया क्या हो गया होगा? डबल हो गया होगा, तभी पॉसिबल है। ओके, तो इतना पता चल गया कि जो न्यू एरिया है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है, लेंथ हाफ है। ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है मेरे भाई। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है हमें। हमसे बोला गया रेजिस्टेंस है 16 ओम। ठीक है, कब है 16 ओम? जब वायर को मेल्ट नहीं किया है। जब वायर को मेल्ट कर दिया है तब क्या हो रहा है, देखते हैं। अब क्या हो रहा है, हमारे पास पता है कि मेल्ट करने के बाद एक नया वायर बन चुका है जो कि हाफ लेंथ का है। तो पहले रेजिस्टेंस 60 ओम का था, तो मैंने मान लिया न्यू आर डैश, जो कि अपन को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट केस में आर इक्वल्स टू क्या होगा? रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया है फर्स्ट केस में? 16 ओम, यानी रो एल बाई ए कितना हो गया? 16, यानी कि रो एल बाई ए। क्या मैं इसे इक्वेशन 1 मान लू? कोई प्रॉब्लम? रो एल बाई ए। ठीक है, अच्छे से क्लियर है कि आर 16 गिवन था, रो एल बाई ए। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो कि रेजिस्टिविटी तो चेंज हो नहीं सकती, रेजिस्टेंस चेंज हो गया आर डैश। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज हुआ है क्योंकि मेल्ट करके एक नया वायर बना है। तो जो लेंथ है वो कह रहा है कितनी कर दी? रो तो वही है, लेंथ कर दी इसने हाफ। एरिया कितना हो गया होगा? 2 टाइम्स ऑफ ए। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर मेल्ट किया है, वॉल्यूम सेम रखा है, लेंथ हाफ हुई है, तो एरिया 2 टाइम्स हुआ होगा। तो मैंने पुट कर दिया, तो यहां से मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो आर डैश इक्वल टू कितना आएगा? देखो ध्यान से समझना, रो एल बाई 2 एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाई। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर? आपको पता है ना, ए बाई बी बाई सी अगर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? ए मल्टीप्लाई बाई, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं सी बाई बी। आई थिंक मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये चीज पता होगी अच्छे से कि अगर ए अपॉन बी अपॉन सी है
तो a मल्टीप्लाई c अपॉन b लिख देते हैं। तो सेम यहाँ पे होगा रो l अपॉन 2m मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2a, मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला गया है r डैश इक्वल टू कितना आ गया, अब r डैश इक्वल टू आ गया रो l अपॉन 4a, आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, इक्वेशन 1 के अंदर रो l अपॉन a की वैल्यू कितनी है? रो l अपॉन a की वैल्यू है 16, यानी कि मैं यहाँ पर रो l अपॉन a की जगह 16 यूज कर सकता हूं। तो r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/4, यानी 4 से 16 कैंसिल, 4 टाइम्स, तो जो न्यू रेजिस्टेंस आ गया r डैश वो कितना आ गया, 4 ओम। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 4 ओम आ गया। क्लियर है? किसी तरह कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे भाई। आगे बोला गया व्हाट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज कितनी चेंज हुई, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं कितनी चेंज हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, अभी मैं इसका आंसर दे दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लेना, अभी मैंने यहाँ पे समझाया है परसेंटेज कितनी चेंज हुई। अब एक बात बताओ, परसेंटेज क्या होता है? हमें पता है कि कितना चेंज हुआ, पहले बताओ कितना चेंज हुआ। पहले था 16 ओम, पहले कितना था 16 ओम, कितना चेंज हुआ, कितना फाइनल कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 16 माइनस 4 इतना चेंज हो गया। ओरिजिनल कितना था 16 मल्टीप्लाई बाई 100, आपको क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज पता चल जाएगी। 16 माइनस 4 25 3 75%, तो कितना रेजिस्टेंस चेंज हो गया, 16 से सीधा 4 हो गया, यानी 75% चेंज हो गया। देखो पहले कितना रेजिस्टेंस था 16 ओम, कितना चेंज हो गया 4 ओम, तो 16 से 4 कितना परसेंट चेंज हुआ, 75% रेजिस्टेंस चेंज हो गया। क्लियर है मेरे भाई? इसका मैं आपको अब आंसर दे देता हूं, वहां से आप इसे नोट डाउन कर लेना, इसे नोट डाउन कर सकते हो। वायर मेल्ट किया था, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो यहां समझाया है कि दोनों वॉल्यूम सेम है, यानी एरिया इनटू लेंथ इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। एरिया हो गया 2 टाइम्स ऑफ एरिया मिल गया, रेजिस्टेंस इतना गिवन था, न्यू रेजिस्टेंस रो एल डैश अपॉन ए डैश, वैल्यू पुट की l/2 2a, 1/4 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए, वैल्यू पुट की रो एल अपॉन ए की 16/4, ये आ गया आपका 4 ओम। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस r माइनस आर डैश, यानी पहले कितना था उससे कितना चेंज हो गया, पहले 16 था माइनस कितना चेंज हुआ 4, जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, आपको मिल गया 75%। इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर है? आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल with an electric source instead of connecting them in series। आपको एडवांटेजेस बताने हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या फायदे होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे घर होते हैं वहां पर जो कनेक्ट होती हैं डिवाइसेस, वो कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल कनेक्ट होती है। तो क्या फायदे, आप अपने घर के एग्जांपल ले सकते हो। पहला फायदा क्या है, अगर आप मान लो एक कमरे में बैठे हो, वहां एसी चल रहा है, ठीक है, आप दूसरे कमरे को यूज नहीं कर रहे, तो आप दूसरे कमरे का एसी बंद रखोगे। ठीक है, अगर आपके एक कमरे में बल्ब जला हुआ है, आपको यूज नहीं करना, आप बंद करके दूसरे कमरे में चले जाओगे। ऐसा थोड़ी ना होता कि एक स्विच ऑन किया पूरे घर के बल्ब जल गए, एक स्विच ऑन किया पूरे घर के पंखे चल गए ना। आपको जो यूज करना है उसे ऑन करो, जो नहीं यूज करना उसे ऑफ रखो, पहला फायदा। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आपके घर में अगर सर्किटिंग हो भी जाए, किसी वजह से कोई सॉकेट खराब हो जाए, तो सिर्फ वो सॉकेट खराब होता है, पूरा घर नहीं खराब होता, पूरे घर का सॉकेट, सिर्फ एक सॉकेट खराब होता है। यानी कि ये भी एक फायदा होता है कि अगर कोई भी एक डिवाइस या कोई भी एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे तो बाकी डिवाइसेस भी अफेक्ट नहीं होती। और एक और रीजन है, वो रीजन क्या है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है। अब एक बात बताओ, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर अपने फोन को चार्ज करोगे वो अलग करंट लेगा, एसी चलाओगे वो अलग करंट लेगा, गीजर चलाओगे वो अलग करंट लेगा। तो इट मींस आप सबको पैरेलल, आप सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हो, गीजर को भी, एसी को भी, फोन के चार्ज होने वाले सॉकेट को भी, ताकि वो अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट ले सके। तो कुछ फायदे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए आप देख सकते हो। व्हेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच डिवाइस गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पहला फायदा, ईच डिवाइस गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, ओके, एंड इट कीप वर्किंग इवन इफ द डिवाइस इज फेल।
और अगर एक डिवाइस फेल भी हो जाए तो भी बाकी डिवाइसेस अफेक्ट नहीं होती, वर्क करती रहती हैं। दिस इज नॉट सो इन केस द डिवाइस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसा सीरीज में देखने को नहीं मिलता। सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई भी एक डिवाइस बीच में खराब हुई तो उसके आगे की सारी डिवाइसेस अफेक्ट हो जाएंगी, यानी कि नहीं चलेंगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जब भी दिवाली वगैरह के टाइम पे आप अपने घर में जो झल्लर होती है वो लगाते हो, तो आपने देखा होगा कभी भी अगर एक उसमें से बल्ब खराब हो जाता था तो बाकी की झल्लर भी नहीं जलती थी। तो ऐसा क्यों होता था कि पूरी की पूरी झल्लर बन जाती, क्योंकि वहां पे सीरीज में कनेक्शन होता था। अगर एक बीच में बल्ब फ्यूज हुआ, एक एलईडी फ्यूज हुई, तो बाकी सब के सब जलना बंद कर देते, क्योंकि वहां पे जो सीरीज कनेक्शन होता था। क्लियर है। सेकंड इन्होंने बोला है पैरेलल सर्किट हेल्पफुल व्हेन ईच डिवाइस हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट। पैरेलल कनेक्शन वहां भी यूजफुल रहता है जहां पर कि डिफरेंट अप्लायंसेस यूज हो रही हो, जिन्हें डिफरेंट करंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे सीरीज कनेक्शन कहां कर देते हैं, जहां हमें पता है सिर्फ बल्ब जलाने हैं, लेकिन अगर मान लो हमें बीच में पता हो यहाँ बल्ब जलाना है, यहाँ गीजर चलाना है, यहाँ एसी चलानी है, यहाँ पे फोन चार्ज करना है, क्या सीरीज काम करेगा? क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट जाएगा, यानी बल्ब के पास भी सेम करंट, गीजर के पास भी सेम करंट, आपकी एसी के पास भी सेम करंट, नहीं पॉसिबल। सीरीज में कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर डिफरेंट अप्लायंसेस हैं जिनके डिफरेंट रेजिस्टेंस है, जिनको डिफरेंट करंट चाहिए, आपको उनका कनेक्शन कैसा करना पड़ेगा मेरे भाई? पैरेलल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया करंट डिवाइड कर लेता है अपने आप को। दिस इज नॉट सो इन सीरीज वेयर सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल डिवाइस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिस्टेंस। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आंसर को नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 इन सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो मेरे भाई, अब तक आप लोगों को पता था कि अगर कुछ रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है। लेकिन इन्होंने इसी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ड्राइव करके बताओ कैसे होता है। ठीक है, तैयार हो? करना स्टार्ट करें। कोई डाउट यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे करेंगे हम। अब एक बात बताओ, पहले मैं कुछ कनेक्शन ले लेता हूं, फिर थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लो एक रजिस्टर ये लगाया, फिर एक रजिस्टर ये लगाया, फिर एक रजिस्टर ये लगाया, यहां पे मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है मेरे भाई, ये रजिस्टर R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, जो कि तीनों ही सीरीज में है। अब एक बात बताओ, यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहाँ से क्या निकलेगा मेरे भाई? करंट। यहाँ से क्या निकलेगा? करंट। तो एक बात बताओ, क्या करंट तीनों पर सेम होगा या अलग अलग होगा? जो आई करंट R1 से होके निकलेगा वही आई करंट R2 से होके निकलेगा, वही आई करंट R3 से होते हुए निकलेगा, और R3 से निकलते हुए वही आई करंट बैटरी के अंदर चलाएगा। यानी ये तो क्लियर हो गया, आई करंट होते हुए जा रहा है। रजिस्टर कितने? R1 R2 और R3। ठीक है, सीरीज के अंदर आप लोगों को पता होगा डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इसके बाद इस बात का मीनिंग में एक और आइडिया देता हूं। एक बात बताओ, V इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? IR। V इक्वल टू क्या होता है उन फ्लो के अकॉर्डिंग? IR। अगर आपका करंट सेम है, रजिस्टर डिफरेंट है, तो क्या V डिफरेंट नहीं आएगा? आप खुद बताओ ना, डिफरेंट नहीं आएगा दोनों। अगर I सेम है भाई, ओम्स लॉ को अगर फॉलो करना है, आपका I सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो V खुद डिफरेंस आ रहा है, साफ साफ फॉर्मूले से ही दिख रहा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो अगर करंट सेम हो किसी केस में और रेजिस्टेंस अलग अलग हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ये बात क्लियर हो गई? यानी ये तो समझ आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। अब क्या करते हैं? अब अपन करते हैं इसको सॉल्व आगे। तो देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अलग अलग, ये तो आपको पता चल ही चुका। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब देखो, यहां मैंने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया, कितना मान लिया? यहां मैंने माना V1, और फिर मैं आगे मानूंगा, यहां मैंने पोटेंशियल डिफरेंस माना V1। ठीक है भाई, यहां मैंने पोटेंशियल डिफरेंस माना V2, क्योंकि अलग अलग है। देखो, यहां मैंने पोटेंशियल डिफरेंस माना V3। ठीक है, V1 V2 और V3 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए। कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग
V1 कितना होगा, V1 जो होगा वो कितना होगा, करंट सेम है इसके पास I, V1 जो होगा करंट कितना है सेम I, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना R1 यानी IR1, इक्वेशन 1। V2 निकालता हूं, V2 कितना होगा I, क्योंकि देखो करंट तो सेम है सिर्फ रेजिस्टेंस अलग है, IR2, इक्वेशन 2 मान सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, V3 कितना निकलेगा मेरे भाई, V3 निकलेगा IR3, इक्वेशन 3। कोई प्रॉब्लम? अब एक बात बताओ, इतना तो क्लियर है, अगर मान लो कि ये जो बैटरी है 50 वोल्ट की है, कितनी है 50, तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा हो, कभी नहीं होता। याद रखना किसी भी सर्किट के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितना बैटरी ने दिया। अगर 50 वोल्ट की बैटरी है ना तो इनके पास कितना भी चला जाए, मैं ये नहीं कह रहा कम या ज्यादा, अगर तुम सबको ऐड करोगे तो 50 निकलेगा, यानी 50 निकलेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो हो सकता है कि इस पर 10 हो, इस पर 10 हो, तो इस पर 30 वोल्ट हो सकता है इस पर 15 वोल्ट हो, इस पर 15 वोल्ट हो, बचा हुआ इस पर 20 वोल्ट हो। तो क्लियर है, टोटल वोल्टेज सेम रहता है, नो प्रॉब्लम। मैंने मान लिया इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R, कितना मान लिया इस पूरे रेजिस्टेंस का, R1 R2 R3 कुछ इक्विवेलेंट होगा, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने बोल लिया RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो कि इनका इक्विवेलेंट है R1 R2 R3 का, मुझे नहीं पता वो कितना होता है, बस मान लिया कुछ तो होगा इक्विवेलेंट RS। ठीक है, अब एक बात बताओ, RS इक्विवेलेंट हो गया, यहां पर टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर, I, एक I मान लिया, करंट कितना है I। रही बात V की, V कितना है टोटल, जो कि V पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, हाँ या ना? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता मेरे भाई, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, क्योंकि अभी तो डिस्कस किया कि बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं सकता, यानी कि V1 V2 V3 को ऐड होकर V के ही इक्वल रहना पड़ेगा। ठीक है, V1 कितना निकला था IR1, वैल्यू पुट करते जाओ। V2 कितना निकला था IR2, वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, IR2। V3 कितना निकला था मेरे भाई IR3। अब बात कर लेता हूं इस वाले V की, तो ये V क्या है, इक्विवेलेंट या कह लो टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, टोटल I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, जो कि RS माना है। इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इक्वल टू क्या होगा IRS, क्योंकि I टोटल करंट, R जो कि इक्विवेलेंट इन सबका, तो यहां से IRS इक्वल टू, देखो I कॉमन है, तीनों में कॉमन ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। जब I को कॉमन ले सकता हूं तो I क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, I से I कैंसिल आउट, I से I कैंसिल आउट, तो मेरा आ गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या वही आ गया या नहीं आ गया मेरे भाई? RS यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। क्लियर है, हाँ या ना? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसको नोट डाउन करना तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो यहां से। ठीक है, यहां से नोट डाउन कर सकते हो, वही मैंने जो वहां समझाया वही लिखा हुआ है कि भाई करंट मान लिया वहां से सर्किट से I फ्लो कर रहा है, V1 V2 V3 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से, R1 R2 R3 से, यानी V1 R1 का, V2 R2 का, V3 R3 का। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल किसके था, सबके इक्वल। तो देखो V इक्वल टू क्या लगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। सीरीज में कनेक्ट थे तो निकाल दिया V1 V2 V3 की वैल्यू, पुट कर दी, निकल आया। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़े, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, पूछा गया है कितना करंट ड्रॉ करेगा वो। ठीक है, कब, जब वो 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है। 220 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, तो V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट व्हेन हॉट इज 55 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 55 ओम, या ऐसे लिख सकते हो या और करके ओमेगा का साइन बना सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 55 ओम, और क्या दिया है, और अपन को बोला गया कैलकुलेट द वोल्टेज
इफ द इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन इट इज ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट, यानी कि अपन को वॉट निकालना है, यानी पावर निकालनी है। तो एक ऐसा पावर का फॉर्मूला होता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वी आई। लेकिन आप कहोगे हमें वी तो पता है पर आई नहीं पता। तो आप लोगों को पता है कि भाई अगर मैं, आप लोगों को आई तो नहीं पता ना, लेकिन आपको ये पता है वी इक्वल टू कितना होता है आई आर। वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो अगर यहां से मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी निकलेगी वी अपॉन आर, क्योंकि देखो आई को इधर ले आया ना लेफ्ट में लाऊंगा तो वी सॉरी आई को यही रखा, आर को लेफ्ट में ले आया तो वी अपॉन आर इक्वल टू आई। तो आई की जगह लगा दो v मल्टीप्लाई, आई की जगह लग सकता हूं v अपॉन आर। समझ गए ना कि v इक्वल टू आई आर था। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, आई की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं आर को कहां ले आया, लेफ्ट से राइट में ले आया। तो लेफ्ट से राइट में लाने v अपॉन आर इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई आई हो गया। तो आई की जगह मैं कह सकता हूं v अपॉन आर। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया नया p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसे तो कोई भी लगा देगा, फॉर्मूला सब कुछ गिवन है, लगा दो। तो p इक्वल टू क्या है वी स्क्वायर बाई आर, यानी वोल्टेज 220 का स्क्वायर बाई 55। इसको सॉल्व करोगे आपको पावर निकल आएगी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 55। 20 11 5 जा 55, 5 4 जा 20। तो वो आ गया आपका 880 वॉट पावर की वैल्यू। क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है कि पावर निकालनी थी अपन को, V गिवन था और R गिवन था। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से आप नोट डाउन कर लो। V गिवन है, R गिवन है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से फॉर्मूले में पुट किया, करंट इन्होंने देखो I अलग से निकाल लिया है, मैंने वही वैल्यू पुट कर दी थी कि I इक्वल टू वी अपॉन आर, ताकि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इन्होंने क्या किया कि भाई P इक्वल टू क्या होता है वी आई। तो इन्होंने आई की वैल्यू कैलकुलेट ही कर ली है प्रॉपर। मैंने आई की वैल्यू कैलकुलेट ना करके वेरिएबल की फॉर्म में ही पुट कर दी थी। इन्होंने देखो आई निकाल दिया 4 एम्पियर। आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, काफी मेथड्स होते हैं। तो करंट आ गया 4 एम्पियर, वोल्टेज निकालना था, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर 880 वॉट। ठीक है, इन्होंने करंट निकाला जरूर है लेकिन फॉर्मूला वही लगाया वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अगर ये पी इक्वल टू वी आई भी लगा दे तो भी यही आता। वी कितना था 55, सॉरी वी कितना था 220, वी कितना था 220 और करंट कितना आया था इनका 4। तो देख लो खुद वही आएगा 40 8 और 8। तो किसी भी फॉर्मूले से चले जाओ, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पी इक्वल टू वी आई लगाओ तब भी 880 वॉट आना है, वी स्क्वायर बाई आर लगाओ फिर भी 880 वॉट ही आना है। क्लियर है मेरे भाई। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस थे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आपको कोई टॉपिक क्लियर करना हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका मोस्ट वेलकम है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जब तक कि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।